Hello everyone. Today's topic would be coherent and incoherent addition of waves. My name is Nikunj and I am an undergrad at IIT Delhi. So today we'll be discussing first of all coherent source and incoherent sources and उसके बाद principle of superposition. फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम कैसे करता है एंड देन वाटर वेव्स के एग्जांपल में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझेंगे और फिर एक जनरल सिनेरियो कंसिडर करेंगे एंड इन द एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स. सो लेट्स बिगिन विद कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल कोहेरेंट सोर्सेज. तो दो सोर्सेज को कोहेरेंट हम जब कहते हैं जब वेव्स अगर उनके उनसे जो प्रोड्यूस हो रही है उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है. सो फॉर एग्जांपल तुम दो वेव्स कंसिडर कर सकते हो जैसे ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी और एक दूसरी वेव कंसिडर कर सकते हो वाई इक्वल्स टू ए या फिर एम्पलीट्यूड अलग भी कंसिडर कर सकते हो फॉर एग्जांपल बी वाई इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. अब क्या हुआ कि फाई जो है यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया है तो बेसिकली जो दो वेव्स हैं उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है जो कि है फाई जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा. तो इन सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. और लेज़र्स जो हैं वो एक कोहेरेंट सोर्सेज का एग्जांपल होते हैं. और लेज़र्स काफ़ी मतलब अच्छा एग्जांपल्स हैं कोहेरेंट सोर्सेज का. एंड बल्ब्स जो हैं वो इनकोहेरेंट सोर्सेज का एग्जांपल होते हैं. बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज में जो लाइट है वो आपस में मतलब फेज डिफरेंस फिक्स्ड होता है. जैसे कि लेज़र्स में फॉर एग्जांपल एक ग्रीन लेज़र है इस पॉइंट पे जो फेज़ है और लेज़र का इस पॉइंट पे वेव का फेज़ है वो चेंज नहीं होता. तो ये तुम कोरिलेट कर सकते हो. ये एग्जांपल है कि वेव के अंदर ही इन इटसेल्फ एक टाइम पहले और एक टाइम बाद फेस चेंज नहीं हो रहा है. और अगर हम दो अलग अलग सोर्सेज की बात करें तो ये हो सकता है कि ब्लू लेज़र और ग्रीन लेज़र के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है. नाउ इनकोहेरेंट सोर्सेज. तो दो सोर्सेज इनकोहेरेंट सोर्सेज तब होते हैं जब फेज डिफरेंस उनके बीच की जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो रैपिडली टाइम के साथ चेंज होता है. फॉर एग्जांपल बल्ब्स में क्या होता है जो लाइट वेव्स प्रोड्यूस होती है उसमें 10⁻⁻10 सेकेंड्स में फेज अब्रप्टली चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल सोडियम लैम्प्स से लाइट प्रोड्यूस होती है उनमें भी होता है. तो अब जब 10⁻⁻10 सेकेंड्स में चेंज हो ही रहा है फेज़ और नेक्स्ट फेज़ क्या होगा ये पता नहीं. तो ये इन दोनों के फेज़ डिफरेंस में कोई कोरिलेशन नहीं होता और वो रैंडमली बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है उनमें फेज़ डिफरेंस में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली तब हम कंसिडर करते हैं जब हमारे पास दो वेव्स या उससे ज़्यादा वेव्स होती है और हमें नेट रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस निकालनी होती है एट अ पॉइंट. तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी लोकेशन पे जिस पे रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस निकालनी है प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ वेव्स कैन बी टू एंड मोर देन टू. वो वेक्टर सम होता है डिस्टर्बेंसेस का प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ द वेव्स एट दैट लोकेशन. फॉर एग्जांपल तुम कंसिडर कर सकते हो तुम्हारे पास एक वेव है y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, एक है y इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी और एक है सी वाई थ्री इक्वल्स टू डी कॉस ओमेगा टी प्लस वाई. तो तुम्हें अभी पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पे निकालनी है रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस. तो तुम क्या करोगे तीनों वेव्स का एम्पलीट्यूड लोगे एट x इक्वल्स टू 2 और इन्हें सिंपली वेक्टोरिकली ऐड कर दोगे. तो इस केस में तो चलो जो मैंने वेव्स बताई है वो स्केलर वेव्स हैं उनका सिर्फ एम्पलीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है. बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनकी डायरेक्शन भी अटैच होती है उनके साथ. तो फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूँ तो और लेट्स से दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लेता हूँ. एक है ई इक्वल्स टू ई वन वैक्टर कॉस ओमेगा टी और एक है ई इक्वल्स टू ई टू इक्वल्स टू ई टू वैक्टर प्लस कॉस सॉरी और दूसरी वेव है ई टू वैक्टर साइन ओमेगा टी. अब जब तुम्हें x इक्वल्स टू पे निकालना होगा तो तुम क्या करोगे वेक्टोरिकली ऐड करोगे और आंसर एक वेक्टर आएगा. तो इस वे में प्रिंसिपल सुपरपोजिशन अप्लाई होता है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ऑल ऑफ फिज़िक्स. ठीक है. क्वांटम फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका जो कि तुम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ोगे. और क्वांटम कंप्यूटिंग जो तुमने आजकल हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा उसमें भी सुपर पोजिशन इज़ एट इट्स कोर मतलब बहुत ही फंडामेंटली इसका यूज़ किया गया है. तो
देख सकते हो कि तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ हम अंडरस्टैंड करते हैं दिस कोहेरेंट सोर्सेज और प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन वगैरह थ्रू एग्जांपल ऑफ वाटर वेव्स। तो बेसिकली तुम क्या करो, दो नीडल्स लो, S1 S2 नाम दे दो उन्हें, जैसे यहाँ पे इस बंदे ने ले रखी है। और क्या करो, उन्हें होल्ड करो दोनों को एक एक हाथ से, और पीरियोडिकली अप एंड डाउन मूव करो। जैसे इसको अप लेके गए तो इसको भी अप लेके जाना, इसको डाउन लेके गए तो इसको भी डाउन लेके जाना, सेम वे में बट पीरियोडिकली। अब क्या होगा कि ये दोनों जो हैं अपने अपने जहाँ से नीडल्स मतलब वाटर टच हो रही है वहाँ से वाटर वेव्स क्रिएट कर देंगी, ठीक है। और ये दोनों वाटर वेव्स आपस में भी टकराएंगी, ठीक है। अब हमें क्या होगा, हमारे पास दो वाटर वेव्स हैं और हमें हर पॉइंट पे देखना है कि क्या रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है। तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल के लिए एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट मेंशन नहीं है, हाँ इसमें मेंशन है जैसे। तो ये बेसिकली कोई लेबलिंग नहीं की हुई। इस फॉर एग्जांपल मैं इस फिगर में बता देता हूँ। ये जो दो सोर्सेज हैं इनके बीच का डिस्टेंस D है, तो मैं सेंटर पॉइंट कंसिडर करता हूँ और यहाँ से स्ट्रेट जाता हूँ इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ कहीं मान लेता हूँ पॉइंट P। तो वो बेसिकली इधर से और एक इधर से सेम डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मेंशन भी है कि ऐसा पॉइंट कंसिडर करो कि S1P इक्वल्स टू S2P हो, ताकि डिस्टेंस पॉइंट P का दोनों सोर्सेज सेम हो। नाउ अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एट सोर्स थ्रू सोर्स S1 एट पॉइंट P A cos ओमेगा t लिखता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट बाय सोर्स S2 भी मैं y2 इक्वल्स टू A cos ओमेगा t लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि दोनों सोर्सेज जो हैं वो मैं एक सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा हूँ। जैसे S1 ऊपर है तो S2 भी ऊपर है, S2 नीचे है तो S1 भी नीचे है। तो बेसिकली जो फाई है, जो फेज डिफरेंस था जो मैंने पहले बताया था, वो इस केस में ज़ीरो है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ cos ओमेगा t है बस, यहाँ पे प्लस फाई नहीं है। और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है क्योंकि मैं दोनों को सेम अमाउंट में ऊपर या नीचे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P क्या होगा, नेट सम होगा y1 और y2 का, जो कि मैंने ऐसे लिखा 2A cos ओमेगा t आ जाएगा सम। तो इंटेंसिटी जो है इस केस में, जो जो कि जनरली एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, वो 2A का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली 4A स्क्वायर, और इनिशियली थी A स्क्वायर, तो हमारे पास इंटेंसिटी 4 टाइम्स द ओरिजिनल इंटेंसिटी आ जाएगी, विच इज़ 4I0। सो नाउ अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस करते हैं। तो जो तुमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखा था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब भी दो वेव्स इंटरैक्ट करें और एक पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टर्बेंस दें। फॉर एग्जांपल लास्ट केस में दोनों का एम्पलीट्यूड A था, तो ऐड हो के A प्लस A 2A एम्पलीट्यूड हो गया और इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। बट लेट्स से अगर तुम दो डिफरेंट वेव्स कंसिडर कर रहे हो जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल एक का 2A है और एक का A है, तो जनरली एम्पलीट्यूड जब तुम ऐड करोगे तो वो 3A हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। और उस केस में 3A का स्क्वायर करोगे तो 9A स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली वो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी होगा ऑफ द केस इन विच वेव का एम्पलीट्यूड A था, ठीक है। तो अभी हम सिंपल केस से कंसिडर करें जिसमें दोनों एम्पलीट्यूड सेम है। सो लास्ट स्लाइड में जो केस था उसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। नेसेसरी नहीं है कि P को इक्वली डिस्टेंट होना चाहिए S1 और S2 से, एंड विल सी हाउ दिस इज़ ट्रू। तो एक तुम पॉइंट Q कंसिडर कर सकते हो वैसे ही वाटर सरफेस पे, सच दैट S2Q जो है 9 लैम्डा है और S1Q 7 लैम्डा है, ठीक है। तो बेसिकली S2Q माइनस S1Q 2 लैम्डा हो गया, तो 2 कंप्लीट साइकिल्स का डिफरेंस है, ठीक है। और एक कंप्लीट साइकिल होती है बेसिकली 2 पाई ऑफ रेडियंस ऑफ एंगल का डिफरेंस इन फेज। तो 2 साइकिल्स हो गई 4 पाई का डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं y1 को A cos ओमेगा t कंसिडर करूँ तो y2 स्टेट अवे मेरा A cos ओमेगा t माइनस 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि एज आई सेड दो पूरी साइकिल से 4 पाई रेडियंस का फेज डिफरेंस।
बट कॉस का रूल है, जैसे तुम्हें पता है कि कॉस एक्स प्लस एन फाई एन टू एन पाई, या एक्स कॉस एक्स माइनस टू एन पाई हमेशा कॉस एक्स होता है। तो इसलिए ये वाई टू इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी हो गया। अब मैं वाई को वाई वन प्लस वाई टू ऐड करूँ, सॉरी फॉर द टाइपो हेयर, तो नेट रिजल्टेंट वाई आ जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, जो कि टू ए कॉस ओमेगा टी आएगा। तो सिमिलरली क्यू पे भी हमें इंटेंसिटी 4i0 मिल गई। ठीक है, तो इन जनरल हम जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को कि कोई भी पॉइंट पी हो सच दैट ये एस वन पी माइनस एस टू पी या एस टू पी माइनस एस वन पी एन लैम्डा हो, विच इज़ मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। ठीक है, और एन यहाँ पे 0 1 2 एनी वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल इस केस में हम कंसिडर करते हैं एस वन एक पॉइंट आर है, सच दैट एस वन आर इज़ 9.75 लैम्डा। ठीक है, और एक एस टू आर इज़ 7.25 लैम्डा। तो अगर तुम एस टू आर माइनस एस वन आर करोगे, ठीक है, तो माइनस 2.5 लैम्डा आएगा। अगेन सॉरी फॉर द टाइपो, यहाँ पे आर होना चाहिए, ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है। तो एस टू आर माइनस एस वन आर इज़ माइनस 2.5 लैम्डा। तो अब क्या होगा कि बेसिकली 2.5 लैम्डा का डिफरेंस है। तो अब माइनस टू लैम्डा इज कंप्लीट 4 साइकिल्स का डिफरेंस। ठीक है, 4 मतलब 4 पाई रेडियंस का डिफरेंस। 2 लैम्डा इज 2 साइकिल्स का डिफरेंस। ठीक है, विच इज़ 4 पाई रेडियंस का डिफरेंस इन फेज। बट लैम्डा बाई 2 जो है वो बेसिकली ये देखो, लैम्डा बाई 2 बेसिकली पाई डिफरेंस लाता है बस। ठीक है, जैसे ये 2 पाई लाया पूरी साइकिल, हाफ साइकिल पाई डिफरेंस लाता है फेज में। तो और ये बहुत ही इजी होता है कैलकुलेट करना। एक जनरल फार्मूला भी है, अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो किसी भी डिस्टेंस कि इतना डिस्टेंस कितना फेज डिफरेंस देगा इन रेडियंस, तुम बेसिकली क्या कर सकते हो ये डिस्टेंस लो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 लैम्डा करो और इंटू 2 पाई कर दो। ठीक है, और x कुड बी एनीथिंग। तो फॉर एग्जांपल हेयर x इज़ माइनस 2.5 बाय लैम्डा, हम इसे डिवाइड करेंगे 2 लैम्डा से और इंटू करेंगे 2 पाई से। ठीक है, तो अपने पास सॉरी हाँ, तुम्हें 4 पाई से मल्टीप्लाई करना था बेसिकली, क्योंकि पूरी एक साइकिल 4 पाई का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास बेसिकली 2.5 लैम्डा इन डिवाइड बाय 2 लैम्डा इंटू 4 पाई इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 पाई आ जाएगा, विच इज़ 5 पाई का डिफरेंस। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वाई टू इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 पाई। अब तुम्हें ये भी पता है कि जब कॉस ओमेगा टी प्लस 2n प्लस 1 पाई की फॉर्म होती है तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर कॉस एक्स प्लस 2n प्लस 1 पाई है तो माइनस कॉस एक्स आता है रिजल्ट, तो इसलिए माइनस ए कॉस ओमेगा टी होगा। तो जैसे यहाँ पे भी रिजल्टेंट, इसलिए y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, अगेन यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी इज जीरो। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू इज जीरो। तो इन जनरल जब भी पार्ट डिफरेंस होगा ऑफ द फॉर्म ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, विच इज़ लाइक लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगेन यहाँ पे टाइप है, इसको इसको मतलब भूल जाओ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। ठीक है, और एक ये पॉइंट हमेशा नोट करना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा ज़ीरो इंटेंसिटी आए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑल्सो मीन्स मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। अब अगर तुम्हारे पास दो सोर्सेज होते जिनका एम्पलीट्यूड 2a और a है, ठीक है, तो बेस्ट केस में भी कैंसिल आउट करके 2a माइनस a हमेशा a बच ही जाता, तो तुम्हारे पास I0 बच जाती। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी है उस केस में, और मैक्सिमम उस केस में 2a प्लस a 3a, जो कि 9 टाइम्स a स्क्वायर दे देगी, 9 I0। तो 9 I0 और I0 मैक्सिमम मिनिमल है, और वो रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स कंसिडर जनरल सिनेरियो। ठीक है, और उसके बाद हम इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स देखेंगे क्या है। तो एक आर्बिट्री पॉइंट जी कंसिडर कर सकते हो, सच दैट फेज डिफरेंस फाई है। ठीक है,
इनिशियली हम सिर्फ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देख रहे थे या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देख रहे थे, ठीक है। बट इस केस में फाई लेते हैं फेज डिफरेंस, तो तुम डिस्प्लेसमेंट थ्रू प्रोड्यूस बाय S1 एट पॉइंट जी लिख सकते हो y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, है ना। एंड डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय S2 लिख सकते हो y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5, क्योंकि 5 फेज डिफरेंस हमने अज्यूम किया। तो नेट डिस्टर्बेंस जो होगी इस केस में y1 प्लस y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस 5। अब तुम यहाँ पे साइन रूल सॉरी कोसाइन रूल ऑफ एडिशन लगाओगे और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इनको कोसाइन रूल ऑफ एडिशन लगा के 2a cos 5/2 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इस केस में जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है वो ये है, दिस पार्ट जो मैं इंसर्कल कर रहा हूँ इस कर्सर से। जनरली ये जो टाइम वाला पार्ट होता है ये टाइम वेरिएशन ऑफ वेव दिखाता है, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइंग दी टाइम वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे 2a cos 5/2 है, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली इसका स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ 4a² cos स्क्वायर 5/2। अब a² इज़ इंटेंसिटी, मतलब जो इनिशियली थी जब एक सोर्स होता, तो हमारे पास इंटेंसिटी हेयर एट जनरल पॉइंट इज विच इज़ लेबल्ड बाय आई जी इज़ 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब अगर दो सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो ये फेज डिफरेंस 5 जो है फिक्स्ड रहेगा, एक कांस्टेंट होगा ये, ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और हमारे पास स्टेबल एक इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है वो तुम आगे के वीडियोस में देखोगे, बट हम कंसिडर करते हैं केस फिर हम वी हैव इनकोहेरेंट सोर्स, तो फेज डिफरेंस जो है फाई वो रैपिडली विद टाइम चेंज होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। एंड वी वुड सी अ टाइम एवरेज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है, ये नहीं होता कि इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का एवरेज होता है जनरली। अब हमारे इन केसेस में हमारे पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था तो सिंपली स्क्वायर कर दिया, बट जब एम्पलीट्यूड खुद टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है तो हमें एवरेज लेना होता है। तो इंटेंसिटी वुड बी 4I0 एवरेज ऑफ cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। और 5 जो है टाइम का फंक्शन जो कि टाइम के साथ रैपिडली वेरी कर रहा है। तो तुम्हें ये भी पता है कोसाइन का एवरेज, cos स्क्वायर का एवरेज ओवर टाइम जो होता है, अगर वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा रैपिडली वेरी करे हाफ होता है। तो ईच पॉइंट की जो इंटेंसिटी है इस केस में 4I0 इंटू हाफ हो जाएगी, तो बेसिकली 2I0। तो इन दिस केस वेयर वी हैव इनकोहेरेंट सोर्सेज, हर पॉइंट पे 2I0 इंटेंसिटी होगी, और विच इज़ द सेम केस वन दो बल्ब शाइन कर रहे हैं, और क्योंकि वो इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो इंटेंसिटी उनकी सिंपली ऐड अप हो जाती है। जैसे I0 एक की और दूसरी की I0 है, तो इन जनरल स्पेस में इंटेंसिटी वुड बी 2I0। सो आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, और इफ़ एनी डाउट्स तो NCERT बुक में थोड़ा बेटर समझा रखा होगा आई थिंक, उसको रेफ़र कर लेना। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर्स।